बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब इंतकाल कर गए हैं अल्लाह ताला की रज़ा से, और उनके बारे में बहुत सारी ख़बरें मीडिया पे चलती रही, लेकिन वो हुब्बे रसूल रखने वाले इंसान थे, एक आलिम दीन थे। इकबालियात पे उनको बहुत ज़बरदस्त उनको एक इकबालियात का इल्म हासिल था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो अल्लामा इकबाल के कलाम को इतना बेहतर पढ़ते और इतना बेहतर समझते हों। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब एक ज़बरदस्त आलिम दीन थे। उनका इल्म का नॉलेज बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात जो उनके साथ उनको मुमताज़ करती है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत जो हर मुसलमान रखता है, चाहे किसी को वज़ू करना भी नहीं आता। भी आरिफ मीर भट्टी साहब मेरे साथ बैठे, वो यही बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुसलमान को वज़ू करना आता हो ना आता हो, 6 कलमे याद हो या ना याद हो, नमाज पढ़ने का तरीका चाहे उसको ना पता हो, लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो मरने मारने पे उतर जाएगा, और वो किसी भी हद तक जाएगा। तो ये हुब्बे रसूल है। एक यहूदी ने ये रिसर्च भी किया था, और उनका ये मानना है कि अगर मुसलमानों से आप ये चीज़ छीन लें तो ये कौम ख़त्म हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है जो 1400 साल से मुसलमानों ने अपने खून से लिखी है, और आज भी उसका सिलसिला जारी है। दुनिया में कहीं पे भी कोई भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की आवाज़ उन आवाज़ों में से एक थी जो सबसे पहले बुलंद होती थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए, और हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और कुछ इशूज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे। पहले मैं अल्लामा साहब के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, मैं चाह रहा हूँ कि हम शुरू में उस पर तमाम मेहमानों की राय लें। आरिफ मीर भट्टी साहब मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, और जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि अल्लामा साहब की कंट्रोवर्सीज़ को आज के दिन छोड़ें, लेकिन उन्होंने उस मौके पर भी जहाँ पाँव वाले खड़े होने से डरते थे, वो बगैर पैरों के भी वो खड़े हो जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान, हमारा दीन ही नहीं कबूल होता जब तक आशिक रसूल ना हो। सुभान अल्लाह। कहता ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कोई मुसलमान, मैंने इस पे रिसर्च की हुई है, जितना मर्जी मेरी तरह गुनाहगार हो, बेररबी का शिकार हो, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम, ज़ात मुबारक का नाम आता है, मरने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी। मेरी भी इनसे मुलाकातें हैं, इश्क रसूल से भरे हुए थे। तो जो बंदा जिसके सीने में आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क रोशन हो, वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। ज़िंदगी और मौत का तो एक टाइम मुकर्रर है ना, उसको तो कोई ना रोक सका है ना रोक सकेगा। लेकिन मेरी बात बताएं कि स्केच कहाँ बने। इधर पूरे पाकिस्तान में आग लग रही है। खुदा ना खास्ता हम अपने इमलाक नहीं जलाना चाहते, ना जलाना चाहिए, लेकिन इश्क रसूल में मेरे बाप को कोई कुछ कहे तो मैं शायद छोड़ दूँ, वालिदैन को कुछ कहे तो, लेकिन आपकी ज़ात मुबारका की शान में कोई गुस्ताखी करे तो मैं गर्दन काटने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा और कटवाने के लिए भी। वो सैमुअल पैटी को मारने के लिए जो नौजवान आया था ना, अब्दुल्ला, वो 100 किलोमीटर से आया था, तो और उसने आगे पता किया कि वो बंदा बताओ कौन सा। मैं समझता हूँ मुसलमानों की ताकत अल्लाह पे ईमान, तकवा, और आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क, और इश्क वो इश्क जो दीवानगी की इंतहा है, जहाँ इश्क किसी का भी ख़त्म होता है, हमारा आप नबी पाक वसल्लम से इश्क शुरू होता है। तो इनके अल्लाह दर्जात बुलंद करे और मज़ीद बस दर्जात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो ईमान मुकम्मल होता है मुसलमान का, वो तब तक जब तक कि वो मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों से और तुम्हारे माँ बाप से और औलाद से बढ़ ना जाए। अब मैं हमारे साथ जनरल शुएब अमजद शुएब साहब, सर ये इस वक्त वो हाल ही में उन्होंने एक धरना दिया था, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए कामयाब, और वो मामला वहाँ रिजॉल्व हुए, और उसके बाद इस तरह उनकी इंतकाल का अचानक खबर आ जाना, इससे उनके जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा ये बोझल वक्त होगा। तो आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, रब्बुल आलमीन उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, इश्क रसूल से सरशार थे वो। और आपने जैसे कहा कि अल्लामा इकबाल के कलाम पे बड़ा अबूर हासिल था, और वक्तन फक्तन वो शेर कोट करते रहते थे अपनी तकारीर में, अपने नुक्ता निगाह को बयान करने के लिए। और बड़ी दफा मैंने उनके मुंह से ये सुना कि जब कोई बात होती थी तो वो कहते थे कि ठीक है, अगर जान जाती है चली जाए, मारना चाहता है कोई मार दे,
लेकिन मैं जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह दिखाने के काबिल तो होगा। तो उनकी बातों से यही लगता था कि वो अपनी जान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के आगे कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक सही आशिक रसूल थे। उनके धर्मों से या उनकी सियासत किसी चीज से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी सोच या उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से समझता कि कोई भी इनकार कर सकता है। ठीक। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ एक बहुत ही आशिक रसूल हमारी सफ़ों में से उठ गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी मौजूदगी से कितनी बरकतें थी इस माशरे पे, कितनी रहमतें थी अल्लाह की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। ये तो मालिक बेहतर जानता है। बहरहाल हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि रब्बुल आलमीन उनकी आइंदा मंजिलें आसान करे, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके दिल में मोहब्बत थी वो रब्बुल आलमीन और नबी हमारे कबूल करें। आमीन आमीन। अब मैं है उस पर मैं चाहता हूँ चंद अल्फाज पहले हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, वो भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में अदा कर लें और अपने जज्बात जो बताना चाहें वो ज़रूर बताएं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो अचानक इंतकाल की खबर आई है उस पर जी फ़ारूक सलीम साहब। जी, अल्लामा साहब का जो बयानिया था, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान जो हैं वो उनके बयानिए के पीछे खड़े हैं। उनके बयानिए से कतन किसी किस्म का उनका इख्तलाफ नहीं है। जो वो आशिक रसूल थे, आपने सुन लिया, उनका इश्क रसूल के ऊपर जो तरीका कार था अपना इश्क दिखाने का, उससे कुछ लोग जो हैं वो इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, बट हम सब की दुआ है कि उनके अल्लाह मियाँ दर्जात बुलंद करे एंड मे अल्लाह ग्रांट हिम द बेस्ट प्लेस इन हेवन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आप तीनों का अपनी अपनी राय देने के लिए, और यही हर पाकिस्तानी की राय है। जो भी असूल होगा लोग उससे भी इश्क करते हैं, उससे भी प्यार करते हैं। अल्लामा साहब की शख्सियत के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते। जो लोग उनको मिले हैं उनको आइडिया है कि वो बड़े खूबसूरत इंसान थे, और चंद तल्ख जुमले उनकी तकरीर में से निकाल के हमेशा सुनवाए जाते थे कि ये बहुत तल्ख आदमी है, लेकिन नहीं, वो घंटों की तकरीर में कुछ 2 या 4 तल्ख जुमले होते थे, और वो भी ऑन डिमांड होते थे, लोग सामने बैठे हुए होते थे बहरहाल, लेकिन वो इतने तल्ख आदमी नहीं थे, बड़े खूबसूरत इंसान थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब आपसे आगाज़ करूँगा। आज हमारे कुछ सहाफ़ी बहन भाई उन्होंने हक अदा कर दिया सर। वो नवाज शरीफ साहब के लिए पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ले गए साथ वकील के तौर पे सलमान अकरम राजा साहब को, और जाके वहाँ पे पटिशन दे दी इस बात की कि बोलने की इजाज़त दी जाए एब्सकॉन्डर्स को, ऑफेंडर्स को। तो ये क्या चल रहा है सर? ये सहाफ़त में ये भी होता है? अच्छा, मैं इमरान साहब पहले तो खादिम हुसैन रिजवी की सिर्फ 30 सेकंड लूँगा। फैज़ाबाद धरने के बाद कुछ अरसे बाद कुछ की इतलात आई तो मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो मैं क्या सर ये इतलात है? कहते हैं मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूँ अपने नबी के सामने, मुझे भाई दुनिया में तुझसे मिलने की जल्दी तो मैं इसलिए तेरे पास आ गया। बहरहाल वो एक गुफ्तगू बड़ी इसका बैकग्राउंड था, तो मैंने कहा जी बड़ी इतलात है, तो उसमें उसने कहा मैं अपने नबी के पास जल्दी जल्दी जाके सलाम करना चाहता हूँ कि मैं दुनिया से छोड़ आया हूँ। बहरहाल ये तो अल्लाह का हुक्म है। मैं देखे मेरी नज़र में कौन गया है, साफ़ियों का काम मेरी नज़र में जर्नलिस्ट किसी एक जमात का पैरोकार नहीं होता। उसके बाद जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जज साहब ने बात की, तो यार फिर अल्ताफ साहब को भी तकरीर की इजाज़त देनी चाहिए थी। हाफिज सईद साहब को बोलने देना। हाफिज सईद तो वैसे भी हमारे वो तो अच्छा, उसके अलावा मुझे बताए उनके लिए नहीं बोलते। काश ये साफ़ी मेरे भाई, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो करोड़ दफ़ा जाए, मैं तो इसके नहीं। इमरान आप भी एक रिपोर्टर हैं, मैं भी आज भी रिपोर्टर हूँ। प्रिंट मीडिया में 10, 15, 20, 30 हज़ार तनख्वाह है, आज तक ये उसके लिए तो गए नहीं। वेज वार्ड के लिए 20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, हज़ारों प्रोटेस्ट गए हैं, खुदा की कसम हज़ारों प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, हाई कोर्टों ने दिया, असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट में, कि साफ़ी नहीं गए वहाँ पे। इनमें से कभी कोई नहीं गया। अफसार आलम ने हमें कितने नोटिस भेजे? आपको कितने नोटिस भेजे थे अफसार आलम? दर्जनों, आधा दर्जन से ज्यादा मुझे भेजे। दर्जनों सुने कि कंटेंट सिस्टम के खात्मे पे हमने 1001 प्रोटेस्ट किया, इनमें से कभी कोई नहीं गया। यार कभी उस 35-30 हज़ार वाले जर्नलिस्ट के घर जाओ जिसके 4 बच्चे हैं और फीस नहीं देता, और आप एक इश्तिहारी मुल्ज़म, एक मुजरम जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने मुल्क का अरबों रुपए लूटा है,
साबित हुआ ना, गिरफ्तार है, मेरी तो सजा हो रही है। समझ से बाहर वो मुजरम तब भी बना ना, उसको अदालत ने सजा दी। मुझे बताएं, बीइंग ए जर्नलिस्ट क्या मैं अल्ताफ सैर के लिए चले जाऊं? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, खैर अल्लाह ना करे, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं हाई कोर्ट के जस्टिस को सलाम करता हूं कि उन्होंने कहा भाई अगर इश्तिहारियों को देना तो फिर जेलों के दरवाजे खोले, इनको भी बाहर भेजे। अनबिलीवेबल है भाई, मुझे तो समझ नहीं ये कौन सी चीज है जो इन सहाफियों को लेके अदालत तक चली गई? मुझे ये समझाए। आपको पता तो है ये कहां प्लानिंग हुई है, किसने की है, कैसे की है, वकील किसने दिया, किस तरह? अच्छा, डू यू थिंक सलमान अकरम राजा साहब की फीस का आपको अंदाजा ये सारे रल के नहीं दे सकते? और दूसरे मेरा ख्याल है गालिबन फायद ईसा साहब के दामाद हैं वकील, आपको फीस का अंदाजा है? नहीं, मुझे पता। अच्छा, उससे पहले कुछ मीटिंगें हुई, लेकिन उसको भी छोड़े। मेरे ख्याल में साफ़ियों को, या तो मैं अगर किसी पार्टी की हमायत करनी है, मैं इमरान खान साहब की पीटीआई ज्वाइन कर लूँगा, आसफ अली जरदारी साहब की नून लीग ज्वाइन कर लूँगा, ज्वाइन कर लूँगा नवाज शरीफ की। अदरवाइज़ मैं साफ़ी हूँ तो मैं जाऊँगा तो अवाम के लिए, आम शहरियों के हकूक़ के लिए। इन्हें साफ़ पानी नहीं मिलता, इन्हें रोटी नहीं मिलती, इन्हें सब्जी नहीं मिलती, ये ज़िंदगी की गुजरते जुल्म हो रहा है, ना इंसाफ़ी हो रही है। मैं इश्तिहारी के लिए नहीं थोड़े दिन पहले जब जाऊँगा। पैमरा हमसे हमारा हक छीन रहा था कि हमने क्या प्रोग्राम करना है क्या नहीं करना, उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर और मेहमानों के ऊपर, तो आप एक पिटीशन लेके हम सबको लेके लाहौर हाई कोर्ट गए। आप बिल्कुल गए थे, हम सारे इकट्ठे हो गए थे, आपने वकील किया था। जितने जर्नलिस्ट हमने इकट्ठे किया, हम गए लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, पैमरा गलत कर रहा है। पैमरा ने वो नोटिफिकेशन वापस लिया, बाद में लिया, बिल्कुल अदालत का फैसला भी हमारे हक में आया। मुझे ये बताएं कि ये कौन सा फैसला लेने चल पड़े हैं? यार मुझे समझ में नहीं आती नवाज शरीफ के लिए ये क्यों गए। मैं नहीं इसको समझ पा रहा। आज़ादी सहाफत इसमें कहां आ गई? मैं जनरल साहब मियां नवाज शरीफ साहब के पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, यानी उनके लिए सहाफ़ी भी देखें अपनी जान पे खेल गए आज। यानी सहाफ़ी के लिए जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो एक तरह से अपनी जान पे खेल गए। पहुंच गए सारे अदालत, उन्होंने कहा जी मियां साहब को इजाज़त दें बोलने के लिए। नाम तो नहीं लिया मियां साहब का, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना मुन्ने के अब्बा, इस तरह का नाम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि हमें इनमें से अक्सर का पता है, ये यहाँ पे 3 किस्म के वो अवामिल थे जो इसमें शामिल थे। एक वो जो इमरान खान के खिलाफ हैं और पूरी तरह खिलाफ हैं, लिहाजा वो हर उस शख्स को जो कि इमरान खान के खिलाफ है उसको वो तरजीह भी देते हैं, उसकी अतात भी करते हैं, उसको सलाम भी करते हैं और उसके लिए भागे भी फिरते हैं। दूसरे वो हैं जो पहले दिन से ही नियाज साहब की करप्शन वगैरह के साथ हमायत रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं और उसको वकालत भी उसकी करते रहे। वो एक खास मीडिया हाउस से भी उनका ताल्लुक है, लिहाजा वो भी उसमें शामिल है। कुछ उनमें वो हैं जिनका कि मरियम के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है, जिसकी वजह से वो आंसू भी बहाते रहे उसकी याद में, और नतीजा ये कि वो भी आज वहां पे साथ है। तो ये वाबस्तगियां हैं जिनकी वजह से इन्होंने अपने ऊपर ये ठप्पा लगाना मुनासिब समझ लिया कि हम इंटेलिजेंस पूरी है जनरल साहब की। जनरल साहब इंटेलिजेंस आपकी पूरी है। मियां नवाज शरीफ के बेशक स्पोक्स पर्सन कहलाएं, लेकिन उन्होंने ये कबूल कर लिया, उनका जी साफी को मारो गोली, हम मियां नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन बनने को तैयार हैं। और नजम सेठी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इनको इकट्ठा किया। नतीजा ये कि आपने देख लिया एक तमाशा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके किया गया और मिला मिलाया कुछ नहीं। और बात दुरुस्त है, अगर आप इसी तरह कन्विक्टेड, पहले ही आप सोचिए कि कन्विक्टेड आदमी को बाहर भेजना जाके किसी कानून में नहीं है, वो जाके इलाज कराने के लिए बाहर भेज दिया जमानत करके। आप उससे सोच लीजिए कि पहले ही जिसके साथ इतनी रियायतें हुई हों वो और मांग रहा है कि जनाब मैं मुल्क को पूरे को जलील करता रहूं, गाली गलोच करता रहूं, आप मुझे बोलने की इजाजत दे दें। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक इंडिविजुअल के ऊपर अपनी वफादारी ज्यादा रखी अपने वतन के साथ वफादारी की निस्बत। ये इससे ज्यादा एक्सपोज होने के लिए और क्या चाहिए? मैं वैसे डॉक्टर फरूक सीम साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनमें कुछ सहाफ़ी जो हैं, और बंदा इनको अब क्या समझाए। मैं यानी इनका काम था कि ये जाएं और जाके पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें और कोशिश करें कि इसहाक डार और नवाज शरीफ जो है उसको बोलने की इजाज़त मिले। और अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में गए बड़ा ये सोच के कि शायद वहाँ से इनको रिलीफ या इंसाफ मिल जाएगा, तो इंसाफ तो इनको मिल गया, रिलीफ इनको कोई नहीं मिला। सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये कोई स्ट्रेटजी है नवाज शरीफ साहब की नेक्स्ट? क्योंकि थोड़े दिन पहले एक और काम भी हुआ था, सोशल मीडिया के हवाले से कुछ नून लीग की खवातीन सहाफ़ियों ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाया और कभी सेनेट में गई,
कभी किसी फोरम पे, कभी किसी फोरम पे उन्होंने कहा कि पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हमें गंदी गालियां देते हैं और हमें हरास करते हैं। हालांकि महर बुखारी ने और बाकी तमाम सहाफ़ियों ने उनको बताया कि नहीं, ये PMLN के भी हैं, ये MQM के भी हैं, ये पीपल्स पार्टी के भी हैं, सब गाली देते हैं जिसको कोई बात पसंद ना आए। तो ये पिछले दिनों भी एक इस तरह की कोशिश हुई थी सहाफ़ियों को जानिबदार बनाने की। तो सर ये किस तरफ जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि एक फाइन लाइन वो सहाफत और सियासत के दरमियान। सहाफ़ी जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए और सियासतदान जो है वो सहाफ़ी नहीं बन सकता। नॉन पार्टिजान जिसको कहते हैं, हमने किसी एक सियासी जमात के साथ हम नहीं हैं। फिर मुसलमान होने के नाते मैं समझता हूँ कि किसी शख्स के खिलाफ हम नहीं होते, बल्कि जो शख्स वो हरकत जो करता है, उसकी जो पॉलिसीज हो सकती हैं, उसके खिलाफ हम जरूर जा सकते हैं। जो फैसला दिया है वो मैं समझता हूँ बहुत ही लॉजिकल सा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि भाई जो शख्स अदालत से मफरूर है, हम उसकी हमायत में कुछ कैसे कह सकते हैं। तो बड़ा लॉजिकल सा फैसला आ गया। मैं किसी साजिशी थ्योरी पे तो बिलीव नहीं करता हूँ कि इसके पीछे कोई शायद बहुत बड़ी साजिश चल रही होगी, लेकिन सहाफत और सियासत के दरमियान जो है वो तफरीक रखना सहाफ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है और सियासतदान के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। ये दोनों ये सारे बड़े समझदार सहाफ़ी हैं सर, बड़े समझदार लोग हैं। ये सारे अपना प्रोग्राम करते हैं और बड़े सहाफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनको समझ ही नहीं थी कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये PFUJ का नाम इस्तेमाल हुआ। अब तो PFUJ के सर फाउंडिंग मेंबर्स में से है। मुझे आप बताएं, कोई इजलास हुआ था PFUJ का जहां पे कोई फैसला किया गया हो कि जनाब साहब इसमें PFUJ नहीं है। PFUJ जिसको इस्तेमाल किया गया है वो है ही नहीं। क्या मतलब? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैंने 2 साल PUJ का सदर हूं। उस वक्त एक PUJ थी, सिर्फ PFUJ एक थी, अब 5 हो गई हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। ये पता नहीं कौन सी है कौन सी नहीं, लेकिन ये किस्म की तंजीम, ये मुंतहिब नहीं है ना। इसके इलेक्शन का मुझे पता है कब हुए UJ के, किसने मुंतहिब किया, किसने नहीं किया। लेकिन मुझे बता दे PUJ, मैं मुशर्रफ साहब के खिलाफ पर्चा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो, परवेज इलाही साहब CM साहब थे। मैं गया था एज ए PUJ प्रेसिडेंट। अल्लाह के करम से 2 रिटें लगी थी, दोनों में पेश होता रखा था। लेकिन मुझे बताए किसी इश्तिहारी मुल्ज़म के लिए मैं गया था, सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, जब मुशर्रफ साहब ने पैमरा एक्ट लगाया था। मैं गया था वेज वार्ड के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के खात्मे के लिए गया था। मुझे बता दें कि ये कौन सी आज़ादी है कि मैं अच्छा अल्ताफ़ सैन के लिए जाता हूँ और मैं उस शख्स के लिए जा रहा हूँ जो अदालत का इश्तिहारी है, अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा, अदालत ने मुजरम करार दिया और अब मैं अदालत को कह रहा हूँ इसको तकरीर करने दे। यार ये कौन सा इंसाफ है? ये दलाल क्या है? उन्होंने सियाणपति ये किया कि वकील भी नवाज शरीफ का, मुद्दा भी नवाज शरीफ का, मामला भी सबको पता है नवाज शरीफ का, सिर्फ मियां साहब का नाम नहीं देखे नहीं। आप उस अदालत के पास जा रहे हैं जो कह रहे हैं हमारे पास आके सरेंडर करे, केस फेस करे। अगर वो क्लियर होता तो 100 दफा करे। लेकिन मेरी समझ से बाहर है भाई। इस पिटीशन को मैं नहीं समझ सका कि यार मेरे हजारों सहाफ़ी बेरोजगार हो रहे हैं जिनको 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही। मैं उन अदारों को जानता हूँ। हम उनके खिलाफ अदालतों में नहीं जा रहे कि यार सिर्फ उनको उनका हक दे दो, जो उसने पूरा महीना मेहनत की, उनका रिस्क हलाल दे दो उनको। लेकिन ये आप मुझे बताएं, आपके पास इनसाइड है, मेरे पास तो है लेकिन वो खौफनाक है, मैं उसको फोड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं आगे ही कभी 2 मीडिया सेल के टारगेट पे हूं, तो मैं अब तीसरा और खोलना नहीं चाह रहा। आप मुझे बताएं क्या गेम क्या हुई क्या है? क्योंकि इतनी जल्दी माशाल्लाह साहब इल्म है, हमसे समझदार है, हमसे सीनियर है, हमसे काबिल है, हमसे मुहिब वतन है। ये मियाँ साहब ने किया क्या जादू? सर ये देखें, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये, कुछ सहाफ़ियों को तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। सबको जो है ये तकरीबन ज़्यादा सहाफ़ियों को ये पता था कि वो नून लीग की साइड लेने जा रहे हैं, लेकिन उनको कायल ये कहकर किया गया कि नवाज शरीफ का हमने कहीं पे नाम नहीं रखा, आप जा रहे हैं अगेंस्ट पैमरा। फायदा इसका नवाज शरीफ को होगा। आप पढ़े पूरी, बेनिफिशियरी इसका नवाज शरीफ है, बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है। नहीं, आप पढ़े पूरी नवाज शरीफ का आपको किसने का नाम नहीं है? नहीं, उन्होंने सहाफ़ियों को ये बताया। सहाफ़ियों ने कौन सी इसको पढ़ के जाना था? तो फिर उन्होंने उनको ये बताया। तो नसीम ज़ारा साहब क्या कह रही हैं कि मैं अब इसका हिस्सा नहीं हूं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। उन्होंने अच्छा किया जो उन्होंने बेहतर समझा जो है। और ये नसीम ज़ारा साहब वही है, आपको याद है आपने इनके लिए एहतजाज किया था जब इनसे कैमरे छीने थे।
नवाज शरीफ साहब के घर में रायगढ़ में आज भी कशकोर में हो, सखर में हो, किसी जर्नलिस्ट के साथ ज्यादती हो, हम इंशाल्लाह ताला बढ़ चढ़ के आगे जाएंगे, एहतजाज करेंगे, मैं और आप, हमारा जिम्मेदारी। अच्छा, इनमें लेकिन मैं किसी पार्टी का आलेकार नहीं हूं, वो कोई भी सियासी इन तमाम सहाफियों में एक तो गारंटीड है कि ज्यादातर की तस्वीरें आपको नवाज शरीफ के साथ जहाज में मिल जाएंगी। ये बात ठीक है? ब्रेक ले लें, वापस आते हैं। वैसे एक मजे की बात यह कि इमरान खान के दौर में और कुछ होना हो, वो जो चाहे तरक्की ना हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बेड़ा गर्क हो जाए मुल्क का, लेकिन हर एक की असल शक्ल जरूर सामने आ रही है। मुफ्त बंद हो गए, अच्छा हुआ ये, दिस इज गुड। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दो इशूज़ पे हमने बात की। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मौलाना साहब जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान भी थे, शेखुल हदीस भी थे, और इकबालियात पे उनको बहुत अबूर हासिल था। और उसके बाद हमने बात की हमारे उन सहाफ़ियों पे जिनको अपने काम में बड़ा अबूर हासिल है। उन्होंने जाके जो है वो नवाज शरीफ साहब की हिमायत में आखिरी मोर्चा निकाला और अदालत तक पहुँचे, और वहाँ जाके उन्होंने कोशिश की कि अदालत किसी तरह उनको रिलीफ दे और मियाँ नवाज शरीफ साहब को बोलने की इजाज़त दी जाए। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने कभी किसी के बोलने के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इनमें से बहुत सारों को तो मैं जानता हूँ, उनके 15-15 प्रोड्यूसर तब्दील हो गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो आगे से बोलते थे। यानी इख्तलाफ राय ये इतनी सुन सकते हैं कि 15-15 दफ़ा अपने प्रोड्यूसर तब्दील कर दिए सिर्फ इस बात के ऊपर कि भाई तुम ऐसी बात क्यों करते हो जो हमें पसंद नहीं है। इख्तलाफ राय इनको इतना ज़्यादा नापसंद है और फिर मियाँ साहब को बोलने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो क्यों मांग रहे हैं? हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है खबर देना। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा बताएंगे, जो बुरा करेगा उसको बुरा बताएंगे। ये हमारा काम है। कोई चीज़ डिग आउट करें, इन्वेस्टिगेशन करें, बाहर जाएँ, खबर निकाल के लाएँ, ये आपका काम है। आपका काम ये थोड़ी है कि आपने बैग उठाया और जाके एक वकील के तौर पे और एक सियासी कारकुन के तौर पे आप जाके खड़े हो जाएं अदालत के अंदर कि जनाब मैं आ गया हूँ मियाँ नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ने के लिए, मैं उसका एक कारकुन हूँ। तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। चाहे नवाज शरीफ का मुकदमा हो, चाहे इमरान खान का हो, चाहे जरदारी साहब का हो, जिसका भी हो, अपना मुकदमा खुद ही उनको लड़ने दें। उनकी पॉलिटिक्स है, उन्होंने पैसे अपने घर ले जाने हैं, उन्होंने कमाइयाँ अपने लिए करनी है। जो कुछ भी जिसने करना है वो अपने लिए करना है, आपके लिए नहीं करना। आप अगर बात कर सकते हैं तो पब्लिक के लिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं तो हुकूक के लिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आज़ाद इज़हार राय के लिए। तो फिर आपको और बहुत सारी जगहों में बात करनी थी जहाँ पे आपकी ज़ुबान नहीं हिली। बहरहाल ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसकी ज़्यादा डिटेल में मेरे ख्याल में जाना नहीं चाहते और बहुत सारे शुरुफा के नाम आ जाएंगे। तो अब जाते हैं अगले इशू की तरफ। एक और इशू है जिस पर हमें बात करनी है अभी, और वो ये है कि कोरोना वायरस, जिसके ऊपर पहले ऊंची रोते थे अपोजिशन वाले कि खुदा का वास्ता इमरान खान लॉकडाउन करो, खुदा का वास्ता इमरान खान लॉकडाउन करो। अब वो कहते हैं नहीं जितना मर्जी तुम लॉकडाउन करो, हमने नहीं बात आना, हमने लोगों को बाहर निकालना है। मेरा सवाल बड़ा सादा है जंग साहब, पहले आपसे। ये एक बंदूक है अपोजिशन के हाथ में और वो चाहती है ये बंदूक हमेशा अवाम के कंधों पे रहे। इलेक्शन में वोट अवाम से चाहिए, किसी की हुकूमत गिरानी है फिर अवाम के कंधे चाहिए। यानी आपने हुकूमत गिरानी है, आप सारे यकमुश्त इस्तीफा दें, अगले दिन हुकूमत गिर जाएगी, बाद में इंतखाबात हो जाएंगे। ये क्या तरीका है कि पब्लिक को बाहर निकाल के आप उनकी जान खतरे में डाल के आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको पॉपुलैरिटी मिले और फिर जाके बाद में, यानी ये अजीबोगरीब ही है। बात समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट बना के भी पब्लिक दे, गिरा के भी पब्लिक दे, आपने खुद कुछ नहीं करना। देखिए इनका बयानिया जो है वो एक चूंकि एहतजाज करना है, एक तहरीक चलाने की कोशिश करनी है, तो वो अवाम को सड़कों पे लाने के लिए हर तरह का वो बयानिया लेके आ जाते हैं। जो इन्होंने अपना एक मिसाक पाकिस्तान या कुछ वो इशू किया, उसमें अगर आप देखें जो इन्होंने लिस्ट की हुई है, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो लिस्ट किए हुए हैं, वो बड़े अजीबोगरीब से, यानी उनमें कोई ऐसा पॉइंट मुझे नजर नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि ये एक पॉइंट पे पहले अमल नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है कि हमने अपने आइन, पाकिस्तान के आइन में जितनी भी इस्लामी शिकें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब मुझे बताइए कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ तो हुआ पड़ा, कभी किसी ने उनको चैलेंज किया है? कोई कभी परेशानी ऐसी आई है कि जो शिकें ऑलरेडी हैं, इस्लामी शिकें हैं, जिनको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने भी अप्रूव किया हुआ है, उनको तो कभी किसी ने नहीं छेड़ा, लिहाजा वो उसका ऐसे ही शोषा। इसी तरह इन्होंने वो हर वो चीज लिस्ट कर दी है जो ये अगर कुछ उसमें करना था, अगर इस्लाहात करनी थी ये इसमें हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, तो वो इन्होंने अपने दौर में क्यों नहीं की? 10 साल ये दोनों पार्टियां अपना दौर लेती रही, अब आके वो ठोक बजा के। तो मकसद कहने का ये है, इमरान खान ने इनको ऑफर किया कि आओ आके कर लेते हैं। इमरान खान ने ऑफर तो किया, आओ बैठते हैं करते हैं। नहीं, वो बिल्कुल किया, लेकिन वो मकसद नहीं है उनका। मकसद है इंतशार, ताकि कुछ ना कुछ हासिल हो।
अब इंतशार में दो चीजें, एक तो या तो गवर्नमेंट को प्रेशर में लाएं, मेरा ख्याल है कि बेसिक वही एम है शायद, लेकिन दूसरी तरफ बार बार ये भी कहते हैं कि हम जनाब वो हर अरबा इख्तियार करेंगे जिससे ये गवर्नमेंट खत्म की जा सके। भाई गवर्नमेंट खत्म करनी है तो आप सारे इस्तीफे दे दें, वैसे गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अगर आप वहां पे नो कॉन्फिडेंस ले आए तब भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन वो चूंकि करना नहीं, उसमें भी इनका इत्तफाक राय अंदर नहीं है, लेकिन नाराबाजी सबने करनी है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाना है, और मकसद वही है कि जो आपके करप्शन के केसेस हैं वो किसी तरह लपेट दिए जाएं। आज अगर ये बैठ जाएं बातचीत के लिए तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं वो किस्सा निकल आएगा कि बिल आखिर, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को हमने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उससे रोकना है। सोशल पॉइंट ये है जिस पे आके लड़ाई होगी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसको वो कह रहे हैं वो गवर्नमेंट उसको कहती है कि ये एक्चुअल केसेस हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लिस्ट की हुई अपने उसमें मिसाके पाकिस्तान में, और वो वहां पे झगड़ा उसी पे होगा बिल आखिर के जनाब ये विक्टिमाइजेशन है, इसको खत्म करें। तो ये अवाम को समझना चाहिए। एक्चुअली ये सारे अवाम के साथ दबा के झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और हमारे अवाम बेचारे, और अवाम के से बढ़ के वो लीडर हैं जो आंखें बंद करके, अब मियां साहब को किसका नहीं पता, मियां साहब को किसका नहीं पता कि ये और उनकी बच्ची बेटी जो है वो लगातार झूठ बोलते हैं, यानी सच उनके मुंह से निकलते हुए शर्माता है, कभी निकलता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि यहां तक एक आदमी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाता है, सुप्रीम कोर्ट में जारी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, एक कतरी खत पकड़ा दिया कि किसी भी और माशरे में ये काम होता है उस शख्स को मुंह दिखाने की मोहलत न मिलती। लेकिन यहां ये है कि वो उनके साथ उनके जानिसार बन के 8-10 वो टोला है जो वो फिरता रहता है और वही लोगों को आगे आगे मोबिलाइज कर रहे हैं। तो ये बड़ा हमारी कुछ इखलाकी गिरावट भी इसमें शामिल है कि लोग ये इन चीजों को पता नहीं क्यों पजीराई देते हैं, वरना तो कोई बनती नहीं बात है ऐसी कोई, अगर थोड़ा बहुत भी इखलाकी मेयार मौजूद है ठीक है, तो मैं इसकी कोई पजीराई करनी। फारूक सलीम साहब, अब देखें, अब ये जो है वो गरीब आदमी के कंधों तक कब रखेंगे, ये कंधों पर कब तक रखेंगे? यानी आसान तरीका तो ये है कि अगर अपोजिशन को ये लगता है कि इस हुकूमत को आज ख़त्म करना है तो ये सारे इस्तीफ़ा दे दें और सिंध की हुकूमत ख़त्म कर दें, 1 घंटे के बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये चल ही नहीं सकती। उसके बाद इनको अल्टीमेटली इंतखाबात की तरफ और निगरान गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और ये बात अपोजिशन खुद जानती है। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक को खतरे में डाल रहे हैं सर। पब्लिक का बेचारी का क्या कसूर है सर? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, पिछले 50 साल की तारीख गवाह है कि उसकी मईशत कभी भी सीधी सिमत में नहीं चल पाएगी। अब पाकिस्तान में आप देखिए कि अपोजिशन वाले एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बार बार सिलेक्टेड कहते हैं, और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सारी की सारी अपोजिशन को चोर और डाकू कहते हैं। तो गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो जमहूरी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, इसके 2 पहिए हैं जिसके ऊपर ये चलता है। पहला पहिया इसकी हुकूमत है और दूसरा पहिया अपोजिशन है, और ये दोनों पहिए जब तक नहीं चलेंगे हमारा जो हमारा जमहूरी निज़ाम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो जो हम कहते हैं ज़ीरो सम गेम, उनके लिए इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे हालात ये हैं कि अपोजिशन वालों का काम जो है कि हुकूमत को अकाउंटेबल होल्ड करें कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी हैं जो अवाम के मुफाद में जाएं, और हुकूमत का ये काम है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो हुकूमत के मुफाद में, जो अवाम के मुफाद में जाए। यहाँ पे दोनों जगह फेलियर नज़र आ रहा है। हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना पा रही जो अवाम के मुफाद में जाएंगी, और अपोजिशन जो है उसका काम जो है कि हुकूमत को अकाउंटेबल होल्ड करे, वो नहीं कर पा रही। इस वक्त अपोजिशन के पास, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों से जब पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो वो नंबर 1 पे महंगाई कहते हैं, और फिर वो कहते हैं बेरोज़गारी, और फिर वो कहते हैं गुर्बत का मामला। अब जो बयानिया पेश किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, उसमें 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए रियली कुछ नहीं है। या तो वो कोई मुतबादिल हिकमत अमली बताएं कि जी पीटीआई वाले ये काम गलत कर रहे हैं, हम इस तरह महंगाई को दूर कर देंगे, हम इस तरह गुर्बत को दूर कर देंगे, हम इस तरह बेरोजगारी को दूर कर देंगे। तो इस सारे खेल में पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं है, ना हुकूमत कुछ दे पा रही है और ना अपोजिशन वालों के पास कोई ऐसा बयानिया है जो 22 करोड़ पाकिस्तान मुफाद में जाए। भट्टी साहब, ये हुकूमत अवाम, गिराए भी अवाम, बंदूक इनकी है और कंधा दे हमेशा अवाम। यानी अब लोगों को ये करना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के बीच में निकलें बाहर,
अपनी जानों की कुर्बानियां दें और फिर अपोजिशन के लिए हुकूमत को गिराए। जिस हुकूमत को अपोजिशन चाहे तो ड्राइंग रूम में बैठ के 1 घंटे में गिरा सकती है, तो उसके लिए पब्लिक को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? कुछ समझ आती है बात? देखें इमरान साहब, सिंपल बात मैं आपको कहता हूं कि ये हुकूमत अपोजिशन वाहिद अपोजिशन है जिसकी पोजीशन ही कोई नहीं है, जिसका नैरेटिव है ही कोई नहीं, अनबिलीवेबल है। मतलब है डॉक्टर फरूक सलीम साहब नहायत काबिल एहतराम है कि जी इनके पास कोई पॉलिसी होती अच्छी, वो 3-3 दफा तो रह चुके हैं। वो मुल्क का आज जो कंगाल हुआ है ये 2 सालों में तो नहीं हुआ, इसके लिए तो तवील लुटेरों की एक जंग रही है, लूट मार की, उसमें शामिल रहे हैं। हुकूमत का अवाम अपोजिशन का लिंक ही कोई नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये एनआरओ के लिए कह रहे हैं, अब बताएं ये हुकूमत गिराएंगे कैसे? इमरान खान साहब को वजीर आज़म नहीं मानते, कहते हैं सिलेक्टेड लाए हैं तो ये सिलेक्टेड है, ठीक। ये कहते हैं हम नहीं इसको मानते। मुस्लिम लीग नून का बयानिया पाक फौज को नहीं मानती जिसकी वजह से ये मुल्क बचा हुआ है, जिसने हजारों शहादतें दे के रोजाना ये मुल्क बचाया है। उसके आर्मी चीफ, उसके DGI को टारगेट कर रहे हैं, वजीर आज़म को मुंतखब को नहीं मान रहे, आर्मी चीफ को नहीं मान रहे, और अदलिया को कहते हैं ये 5 जज बाहर फेंक दे जिन्होंने फैसला किया। तीसरा हुकूमत तब्दील करने का तरीका, इमरान खान साहब खुद रिजाइन दे दे या अदम एतमाद ले हैं। ये किस तरह गिराएंगे मुझे बताए तो सही। इतने बहादुर हैं, इनके पास पावर है, नहीं इस्तीफे दे दें या अदम एतमाद ले आए, जिंदगी हुकूमत गिरा, फिर फौज को चैलेंज करते हैं। फिर उसके बाद कल कोई इनका लीडर कह रहा था, मैं अदलिया से गुजारिश करता हूं, भाई अदलिया का ये काम नहीं है सियासतदानों को बैठा के मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही लेकर आऊंगा 2 चीजें। बिलावल किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत गिरेगी? दूसरा ये कहते हैं कोई मुदाखलत ना करे, ये कहते हैं फौज हुकूमत गिरा दे, कभी कभी कहते हैं अदलिया गिरा दे, तो मुदाखलत नहीं है तो क्या? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, चंद मिनट बाकी हैं, भट्टी साहब वहीं से आ जाएं वापस, जो मैं आपके लिए सवाल छोड़ के गया था कि ये हुकूमत तो गिर सकती है, जब चाहे अपोजिशन गिरा सकती है, तो पब्लिक के कंधों पे क्यों बंदूक रखनी है? देखें पब्लिक का इस हुकूमत से अपोजिशन से कोई वास्ता नहीं। इस आवाम को लूट के बेवकूफ़ बना के 3 दफ़ा ये इक़्तिदार मेरे, इनको आवाम याद नहीं आई। अब एक इश्तिहारी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट मेरी नज़र में एनआरओ लेने के लिए है, जो काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी से मिल चुका है। APC के बाद पीपल्स पार्टी के किसी लीडर को नैब ने नहीं बुलाया, मुस्लिम लीग के 5-6 को बुलाया, और मुस्लिम लीग नून में से बेशुमार लोग नवाज शरीफ के इस बयानिए के सख्त खिलाफ है जो उसने हमारे अदारों के खिलाफ रखा है। और मैं गारंटी दे रहा हूं। आप मुझे फंड लिए बताएं, हुकूमत को जबरदस्ती रोकना पड़े कि कोरोना फैल रहा है नहीं जाने देंगे बाहर, तो ठीक है? कोरोना देखें हमारे लोगों की जिंदगी हैं तो सब है ना, हुकूमत का फर्ज है मेरी जबरदस्ती रोके तो ठीक करे, मेरी जानो माल की हिफाजत करे, ये इसकी जिम्मेदारी है। जान साहब, अगर हुकूमत जबरदस्ती रोकेगी तो कहेंगे जी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है और हमारे राइट्स जो है उनको सलब किया जा रहा है, ये डिक्टेटरशिप है, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, ये कहा जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, आपने एहतियाती तदाबीर करनी है और फिर जब सबको अंदाजा है कि इलाज मालजा है ही कोई नहीं और कोरोना के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आपकी एहतियाती तदाबीर हैं, तो ये तो कोई किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, हालांकि होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए कि अवाम की मर्जी पे है। अगर वो ये एहतियाती तदाबीर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई गवर्नमेंट ने पकड़ दकड़ तो की नहीं इस पे। और ये जरूरी है बड़ा, ताकि हमारा जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना छोटा है कि अगर यहाँ पे तादाद बढ़ गई मरीजों की तो ये तो अस्पताल के वरांडों पे और दरवाजों पे पड़े होंगे लोग वहां। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये पहले से कंट्रोल किया जाए, वरना और ताउन सबका चाहिए। फारूक सलीम साहब, देखें हमारी इकोनॉमी को आप अच्छी तरह समझते हैं, इस इकोनॉमी में हम एक और वबा का बोझ नहीं उठा सकते, हुकूमत को पावर इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि अपोजिशन के पास पब्लिक के लिए तो कुछ नहीं है, तो रोकना चाहिए। देखिए, PTI की हुकूमत को मैं समझता हूं कि अपोजिशन की तरफ से कतन किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अपोजिशन के जलसे जो है वो हुकूमत को नहीं गिरा सकते, अपोजिशन की जो तकरीर है वो हुकूमत को नहीं गिरा सकते। हुकूमत की, PTI की हुकूमत की जो असल दुश्मन है इस वक्त वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है और वो गुर्बत है। एक इशू, एक गिला मुझे मीडिया से ये रहता है कि हम तकरीबन 100% टाइम जो है उन 1000 पाकिस्तानी फैमिलीज को देते हैं जो कि सियासत में इन्वॉल्व हैं, जो बाकी 3 करोड़ बाकी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, उनका
सियासत से नहीं है कि आज कौन वकील गया था हाई कोर्ट में या नहीं गया था। वो ये जानना चाहते हैं कि जो 35 रुपए का आटा बिक रहा था 2 साल पहले, वो अब 75 का हो गया है, क्या वो वापस आएगा 35 पे या नहीं? चीनी अगर 55 की बिक रही थी 2 साल पहले, आज 110-15 पे पहुंच गई है, वो कब वापस आएगी और उसको ये हुकूमत कैसे वापस लेके आएगी? These are the real issues for the वो जो 3 करोड़ खानदान फारूक सलीम साहब, एग्जैक्टली दीज आर द रियल इश्यूज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी निशानदेही तो बिल्कुल ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा वादा है आपके साथ एक प्रोग्राम इसी के ऊपर करेंगे, इन्हीं रियल इश्यूज के ऊपर आपसे गाइडलाइन लेंगे और फिर गवर्नमेंट से जवाब मांगेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।